श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। आदरणीय और प्यारे मित्रों, आज का अपना विषय है भाषण कला, पब्लिक स्पीकिंग, ओरेटरी, पार्ट 3। हम पहले पार्ट 2 में किस ढंग से ये भाषण कला विकसित की गई, खास कर मेरे जीवन में मैं कैसे इसको सीखते गया, सिखाते गया, ये बहुत विस्तार से आपके सामने रखा है, 2 पार्ट्स में रखा है। अभी हम इस विषय के टेक्निकल हिस्से की शुरुआत कर रहे हैं। तो टेक्निकल बातें मैं आपके सामने रखूंगा, तो हर पॉइंट भी बहुत महत्व का होगा, ये आपके ध्यान में आएगा। और ये जो पूरा सीरीज है भाषण कला का, ये सीरीज बहुत बेहतर ढंग से आप तक पहुंचे, इसलिए हर टेक्निकल पॉइंट बहुत अच्छे ढंग से मैं आपके सामने रखने वाला हूं। यही अगर बात मुझे जाहिर भाषण में कहनी होती तो बड़ी मुश्किल होती, क्योंकि मुझे ये सोचना होता कि लोग बोर नहीं होने चाहिए। बहुत टेक्निकल बातें कहने के कारण कुछ लोग बोर हो जाए और उठकर चले जाए, ये डर तो इस सीरीज में है नहीं। सबसे बड़ी खासियत और फ़ायदा यूट्यूब चैनल लाइव का और फेसबुक लाइव का यही है कि कोई भी बहुत सीरियस बात भी इसमें हम कह सकते हैं। अभी आप सभी जानते हो कि भाषण कला का बहुत महत्व है आज के ज़माने में, लोकतंत्र में। क्या केवल भाषण कला का महत्व आज के ही ज़माने में है? जब से इंसान टोली कर रह रहा था, तो वही टोली नायक अच्छा टोली नायक बन पाता जिसमें भाषण कला का गुण हो, जो अपने टोली के लोगों को प्रोत्साहित कर सके, अपनी बात उनसे मनवा सके। वही टोली नायक कर हमेशा सक्सेसफुल होता था। केवल शारीरिक बल के आधार पर टोली नायक बहुत दिनों तक चलने की संभावना नहीं थी। यानी उन दिनों का चाहे टोली नायक हो, चाहे पुजारी हो, वो भी लोगों को प्रभावित कर सके, इस ढंग से उनसे बात करता था। पुजारियों के बोलने का आगे चलकर जिसे हम मंत्र तंत्र वगैरह कहते हैं, ये जो सब निर्माण हुए वो ये बोलने के प्रभाव के कारण ही निर्माण हुए हैं। यानी ये टोली के दोनों शख्स, जो टोली नायक होगा वो भी, और इस टोली का जो पुजारी होगा, तांत्रिक होगा, मांत्रिक होगा, वो भी, दोनों में बोलने की कला की बहुत आवश्यकता थी। हम ये भी जानते हैं कि केवल लोकतंत्र में ही भाषण कला का उपयोग होता है, ऐसा नहीं है। रोमन्स की जानकारी आपको है। जूलियस सीजर ये हुकुमशाह बन बैठा, डिक्टेटर बाद में बन बैठा। वो बहुत अच्छा वक्ता था, और इसी वक्तृत्व और साथ में उसकी शूरता, इसके आधार पर वो डिक्टेटर बन बैठा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर डिक्टेटर बना। लोकतंत्र में से ही हिटलर, यानी जिसको हम कहेंगे कि पहले लोकतंत्र में वो चुन कर आया और उसके बाद में उसने सब पूरा का पूरा देश अपने कब्जे में ले लिया, खुद डिक्टेटर बन बैठा। उसमें भी भाषण कला का बहुत बड़ा हिस्सा था। जूलियस सीजर बहुत अच्छा वक्ता था, हिटलर बहुत अच्छा वक्ता था। यानी केवल लोकतंत्र में ही भाषण कला का महत्व होता है, ऐसा नहीं है। तो कोई भी राज्य व्यवस्था में जो राज्य का प्रमुख होगा, उसके लिए भी भाषण कला एक महत्व का रोल अदा करती थी। आज के हमारे जमाने में पॉलिटिक्स में तो भाषण कला का बहुत ही महत्व है। जो बड़े लीडर्स होते हैं वो अच्छे ढंग से अपनी बात लोगों के सामने रख सकते हैं, लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, अपने पीछे लोगों को खड़े कर सकते हैं, इसीलिए बड़े लीडर्स वो बनते हैं। एक आधा अपवाद हो सकता है, जैसे मनमोहन सिंह बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर नहीं थे, इसके बावजूद वो देश के प्रधानमंत्री बने। या फिर राजीव गांधी शुरुआत के दिनों में अच्छे वक्ता नहीं थे, बाद में बने। ये अपवाद आप छोड़ दे
तो बाकी सभी बड़े पॉलिटिकल लीडर्स अच्छे वक्ता होते हैं। अच्छे वक्ता होना एक बेसिक शर्त होती है। हमारा पूरा का पूरा जो स्वतंत्रता आंदोलन चला, उसके जो भी लीडर्स थे सभी बहुत अच्छे वक्ता थे, या यूं कहें जो अच्छे वक्ता थे उन्हीं के तरफ स्वतंत्रता आंदोलन की अगुवाई करने का अवसर प्राप्त था उन्हें। जैसे लोकमान्य तिलक हो, गांधी हो। गांधी की बात करने की शैली अलग थी। शायद आप में से कई लोग उनको अच्छे स्पीकर में सम्मिलित करें न करें, लेकिन वो अपनी बात से हजारों लोगों को नहीं लाखों लोगों को प्रभावित करते थे। ये बात उतनी ही सच है। नेहरू जी हो, सुभाष चंद्र बोस जी हो, सावरकर हो, स्वतंत्रता आंदोलन में जयप्रकाश नारायण हो, ऐसे कई नेता थे जो बहुत अच्छे बोलते थे, लोगों के साथ में बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात रख पाते थे, लोगों को कन्विंस कर पाते थे। तो आज लोकतंत्र में, पॉलिटिक्स में जो लोग हैं उनको भाषण कला अवगत होना बहुत आवश्यक है। सामाजिक क्षेत्र में अगर किसी को काम करना है तो उसमें तो भाषण कला आना अनिवार्य है। उसके बिना वो अच्छा सामाजिक काम करना संभव सा नहीं। अब सामाजिक क्षेत्र में दो प्रकार के काम होते हैं। एक जिसको हम कहेंगे विधायक काम, और दूसरा प्रबोधन का काम। हो सकता है कि केवल विधायक काम करने वाला एक आधा सार्वजनिक क्षेत्र का इंसान अच्छा वक्ता न होने के बावजूद अच्छा काम कर पाएगा, लेकिन जिसे लोगों का प्रबोधन करना है, लोगों को ठीक ढंग से समझाना है, लोगों को कन्विंस करना है, तो उसको तो प्रबोधन करने के लिए अच्छा वक्ता बनना बहुत आवश्यक है। उसके बिना वो सामाजिक प्रबोधन ही नहीं कर पाता। साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में शायद इसकी इतनी जरूरत नहीं है। हम कई बड़े साहित्यिक देखेंगे कि जो अच्छी बात नहीं कर पाते थे या फिर अच्छा भाषण नहीं दे पाते थे, लोग उनको केवल उनकी किताबों के आधार पर उनके लेखन के आधार पर पहचानते थे। अब ये जो बात है, लेकिन हमें कौन से साहित्यिक ज्यादा याद रहते हैं? जो लोगों के साथ में अच्छे ढंग से संवाद कर पाते थे, लोगों के साथ में अच्छे ढंग से अपने आप को पेश कर पाते थे, जिनमें भाषण कला थी, वही साहित्यिक बहुत ज्यादा लोकप्रिय बन चुके। मराठी में जैसे पु ल देशपांडे हैं, बहुत अच्छे वक्ता भी थे, बहुत अच्छे साहित्यिक भी थे, अपनी बात बहुत अच्छे ढंग से रखते भी थे। यानी साहित्यिक अगर बहुत अच्छा है, उसका साहित्य बहुत अच्छा है, और उसके साथ में उसे अगर भाषण कला अवगत है, तो वो ज्यादा लोकप्रिय बनता है, लोगों में उसकी ज्यादा पैठ होती है, ज्यादा पहचान होती है। वही बात कला के क्षेत्र में भी है। व्यावसायिक क्षेत्र में भी, क्योंकि व्यावसायिक क्षेत्र में अगर आपका व्यवसाय बहुत बड़ा है तो आपको लीडरशिप करनी है। इस क्षेत्र में भी अगर भाषण कला आपके साथ में है तो उसका आपको बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि अपने साथियों को आपको साथ में लेना है, उनका सहयोग आपको अच्छे ढंग से प्राप्त होना चाहिए। इसलिए वो कन्विंस होना बहुत आवश्यक है। आपका जो भी उद्देश्य है, वो उद्देश्य के साथ में उनका जुड़ना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए ये लीडरशिप के लिए भी यहां भी भाषण कला का काफी महत्व है।
और खास कर जो मैनेज करते हैं, लीड करते हैं, टीम लीडर्स होते हैं या फिर मैनेजर होते हैं, उनके लिए भी भाषण कला बहुत महत्व की बात है। एक ऐसा क्षेत्र है कि जिस क्षेत्र में भाषण कला के अलावा आप सक्सेस ही नहीं हो सकते हो। टीचिंग का क्षेत्र है। चाहे आप टीचर हो, चाहे आप प्राध्यापक हो, हर अच्छा टीचर, हर अच्छा प्राध्यापक अच्छा वक्ता हो ही सकता है। चाहे वो अपने क्लास के बाहर कभी सिखाता हो, ना सिखाता हो, भाषण देता हो, ना होता हो। जो टीचर अपने आप को, जो भी उसके दिमाग में है, ज्ञान है, वो ज्ञान सही शब्दों में इफेक्टिवली अपने विद्यार्थियों तक पहुंचा पाता है, वही सक्सेसफुल टीचर बनता है, वही अच्छा टीचर प्रोफेसर कहलाता है। यूनियन लीडर्स हैं। आप देखेंगे कि सभी यूनियन लीडर्स अच्छे वक्ता होते हैं, तभी वो अपने यूनियन को सही मायने में लीड कर सकते हैं। तो लोकतंत्र में, तो जीवन के हर हिस्से में भाषण कला का बहुत महत्व है। अब ये जो भाषण कला है, आज के जमाने में जो सीखेगा, इसका सही ढंग से उपयोग करेगा, उसके सक्सेस में 4 चांद लगने की संभावना बढ़ जाती है। यानी केवल भाषण कला के आधार पर कोई सक्सेस होगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक व्यक्ति उतना ही काम करता है और दूसरा व्यक्ति उतना ही काम करता है, और एक को बिल्कुल भाषण कला नहीं आती है और दूसरे को आती है, तो जिसको भाषण कला आती है वो ज्यादा सक्सेसफुल कहलाएगा, बनेगा, उसकी पहचान बनेगी। इतनी ये महत्व की कला है। अब इस कला के बारे में और कुछ टेक्निकल बातें हम समझ ले। सबसे पहले यह सवाल आपके दिमाग में आता है, जो बहुत अच्छे ढंग से बात नहीं कर पाते यानी भाषण नहीं दे पाते, उनके दिमाग में पहली बात आती है कि क्या मैं भाषण कला सीख पाऊंगा। ये सवाल के जवाब के साथ में आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, इसीलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने बहुत विस्तार से भाषण की कला के क्षेत्र में मेरा पूरा का पूरा प्रवास आपके सामने मैंने रखा। जिस व्यक्ति को 20 साल तक एक वाक्य ठीक ढंग से बोल नहीं पाता था, या फिर लोगों के सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी, या फिर लोगों के सामने खड़ा होने के बाद में मुंह से शब्द नहीं निकलता था, वही व्यक्ति इसको एक अपना बहुत ताकतवर हथियार बना ले। यहां तक का यह प्रवास मैंने आपके सामने रखा, ताकि आपके दिमाग में यह स्पष्ट हो कि कोई भी व्यक्ति जो चाहता है, मेहनत करने की जिसकी इच्छा है, वो हर व्यक्ति अच्छा वक्ता बन सकता है। इस कला को सिखाया जा सकता है। एक गॉड गिफ्ट वगैरह नाम की जो चीज हम कहते हैं, इसमें बहुत तथ्य नहीं होता है। मैंने कहा बहुत तथ्य नहीं होता है। अगर आपको रुचि है, इच्छा है, मेहनत करने की तैयारी है, तो हर व्यक्ति भाषण कला सीख सकता है। हां, यह बात अलग बात है कि वो बहुत अच्छा वक्ता बनेगा, बेस्ट वक्ता बनेगा, या वन ऑफ द बेस्ट वक्ता बनेगा, या फिर अच्छा वक्ता बनेगा। ये ग्रेडेशन हो सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति बहुत अच्छे ढंग से वक्तृत्व कला, ओरेटरी सीख सकता है। अभी हम संवाद, जिसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं, संवाद कहते हैं, बातचीत करना कहते हैं, बोलना कहते हैं, उसमें और भाषण में, वक्तृत्व में क्या फर्क है। ये थोड़ा समझ लेंगे।
टेक्निकली देखा जाए तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर आप 4-5 लोगों में अपने घर के लोगों से, अपने मित्रों से अच्छा संवाद कर सकते हो, अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हो, उनके साथ अच्छा बोल सकते हो, तो इन्हीं गुणों के आधार पर आप बहुत अच्छे वक्ता भी बन सकते हो। अब संवाद में तो वही बात होती है ना कि जो आपके दिमाग में है, आपके मन में है, वो एग्जैक्टली शब्द में आप व्यक्त करना चाहते हो। और जो व्यक्ति बहुत अच्छे ढंग से अपने आप को शब्दों में व्यक्त कर पाता है, वो अच्छा संवाद करता है। अब इस संवाद के कुछ साइकोलॉजिकल नियम होते हैं। कुछ लोग अपने अनुभव से ये नियम सीखते हैं, जैसे कि मेरे बारे में कुछ हुआ। साइकोलॉजी का मैं अभ्यास करते आया, लेकिन मुझे साइकोलॉजी का जब अभ्यास था नहीं, उन दिनों में भी बहुत अच्छे ढंग से मैं उसके नियम अमल में लाता था। बाद में चलकर मुझे पता चला कि ये बहुत महत्व के नियम थे, जो जाने अनजाने में हम अमल में ला रहे थे। वैसे भी साइकोलॉजी का अभ्यास तो इसी ढंग से होता है। पहले साइकोलॉजी का अभ्यास कर कर कोई बर्ताव करना शुरू नहीं करता है। इंसान जैसे बर्ताव करते हैं उसके आधार पर साइकोलॉजी का अभ्यास होता है। उनके नियमों की जांच होती है, ढूंढने की कोशिश होती है, उसके आधार पर नियम रखे जाते हैं। तो ये कम्युनिकेशन के नियम अगर हम इफेक्टिवली अमल में ला सके तो हमारा कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव होता है, प्रभावी होता है, अच्छे आउटपुट देने वाला होता है। तो ये तो आम 4-5 लोग एक दूसरे के साथ में जब बात करते हैं, या फिर घर वालों के साथ में हम बात करते हैं, तब अगर हम अच्छे ढंग से कम्युनिकेशन कर पाए, एक दूसरे के साथ में अच्छे ढंग से बातचीत कर पाए, तो भी मित्रों वही बातें, यही योग्यता, भाषण कला इस क्षेत्र में आपकी बहुत मदद करता है। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। हर अच्छा संवाद करने वाला, बोलचाल करने वाला, एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन करने वाला व्यक्ति अच्छा वक्ता बन ही सकता है। फर्क क्या है कि हम एक दूसरे के साथ में जब गप्पे हाँकते हैं, बात करते हैं, कभी कभी घंटों से बातें करते हैं, शायद उसका पहले प्लानिंग नहीं करते, लेकिन भाषण अगर हमें देना है तो हमें उसका प्लानिंग करना पड़ेगा, हमें विथ प्लानिंग बात करनी पड़ेगी। नॉर्मल कम्युनिकेशन में और भाषण में यह पहला फर्क है। दूसरा फर्क है, हमें डेफिनेट टाइम शेड्यूल तय करना पड़ेगा। मुझे भाषण देना है तो मैं 10 मिनट बोलूंगा, 15 मिनट बोलूंगा, आधा घंटा बोलूंगा, 1 घंटा बोलूंगा, यह मुझे तय करना पड़ेगा, जो कि हम संवाद में अक्सर तय नहीं करते। हाँ, मीटिंग में शायद हम बैठे हो तो तय करते हैं कि हमें 1 घंटे में मीटिंग निपटानी है, लेकिन उसमें मैं कितने समय बोलूंगा यह तय नहीं करते हम। जैसे जैसे वहां पर बातें आती है, उन बातों का जवाब देने के लिए, उनमें अपने कोई अलग से मत है तो वो व्यक्त करने के लिए, इस ढंग से सब चीजें चलते रहती है। लेकिन वहां पर हम समय की पाबंदी इतना ध्यान नहीं रखते जो हमें भाषण कला में रखना है। टाइम शेड्यूल है, वो डेफिनेट टाइम हमें तय करना पड़ता है। शायद हम जब संवाद करते एक दूसरे के साथ में, तब कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट तय नहीं करते, और समझो हमने तय किया है कि इस विषय पर बात करेंगे, तो लेकिन बात करते करते हम कई विषयों के बारे में भी बात कर सकते हैं, और अक्सर करते भी है। एक में से दूसरा विषय निकलता है, दूसरे में से तीसरा विषय निकलता है।
5 मित्र इसलिए मिले कि कहीं जाने की ट्रिप का प्लानिंग कर रहे हैं, और इसमें से इतनी बातें निकलती है कि मोदी का गवर्नमेंट कैसा काम कर रहा है, यहां तक की बात हमारी चली जाती है। भाषण देते वक्त ऐसा होना नहीं चाहिए। वहां पर आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट तय करना है, और वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो आपने तय किया है उसी लिमिटेशन में आपको बोलना है। ये फिर से नॉर्मल कम्युनिकेशन में और भाषण में फर्क है। अब कम्युनिकेशन हम करते हैं तब शायद 5-4 लोग होते हैं, 2 लोग होते हैं, 4 लोग होते हैं, 8-10 लोग होते हैं, कभी कभी 10-15 लोग होते हैं। इससे ज्यादा लोगों के साथ में शायद हमारा कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होता है। भाषण में बड़े तादाद में लोग होते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, और 1 लाख भी हो सकते हैं, और 10 लाख भी हो सकते हैं। तो श्रोताओं की संख्या बहुत बड़ी होती है। अब जब हम 5-6-10 लोग कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ में करते हैं तो 10 के 10 नहीं बोलते, उसमें से 4-5 लोग ज्यादा बोलते, कुछ लोग कम बोलते, कुछ लोग चुप बैठे रहते, केवल सुनते। यहां यह फर्क है कि ये वन वे कम्युनिकेशन होता है। वक्ता भाषण देता है और बाकी सब लोग सुनते हैं, उन्होंने सुनना चाहिए अपेक्षा होती है। कम्युनिकेशन में हमें हमेशा 2 वे कम्युनिकेशन की आदत होती है, 3 वे कम्युनिकेशन की आदत होती है। कोई बोल रहा है, उसको हम जवाब दे रहे हैं, उसकी बात को हम काट रहे हैं, उसके बाद का हम समर्थन कर रहे हैं। यहां आप अकेले बोल रहे हो, 1 वे कम्युनिकेशन है। और यही सही में वक्ता की परीक्षा होती है। यह 1 वे कम्युनिकेशन वो दे रहा है, लेकिन उसको 1 वे कम्युनिकेशन नहीं करना है, प्रैक्टिकली 1 वे कम्युनिकेशन कर रहा है, लेकिन उसको अपनी बात इस ढंग से रखनी है कि वो 1 वे कम्युनिकेशन ना बने। श्रोताओं के साथ में उसका संवाद चल रहा है, इस ढंग से उसको अपनी भाषण कला विकसित करनी होती है, अपनी बात लोगों के सामने रखनी होती है। और यही एक बहुत बड़ा फर्क होता है सामान्य कम्युनिकेशन में और भाषण कला में, और यह बात हमको सीखनी पड़ती है। हमें श्रोताओं के मन में क्या सवाल होंगे, अगर उनको पूछने की इजाजत बीच में दी जाए, यानी भाषण शुरू है तभी इजाजत दी जाए कि बीच में आप पूछ सकते हो, तो वो क्या पूछेंगे? इस बात के बारे में सोचकर हमें वो सवाल ध्यान में रखने चाहिए और उनके जवाब खुद ही देने चाहिए। जब आप इस ढंग से लोग मुझे क्या पूछ सकते हैं, उनके मन में क्या सवाल आ सकते हैं, ये समझ पाते हो और उनके जवाब आपके भाषण में आप दे पाते हो, तब जाने अनजाने में जाहिर तरीके से प्रैक्टिकली जो 1 वे कम्युनिकेशन आपका चल रहा है वो 2 वे कम्युनिकेशन जैसा श्रोताओं को लगता है। उनको लगता है कि हम भी इसमें इन्वॉल्व हैं। यही सही माने में वक्तृत्व कला सीखने की बात है। अब यहां आपको श्रोताओं का रिस्पॉन्स समझना बहुत आवश्यक होता है, और श्रोताओं का रिस्पॉन्स तो म्यूट होता है। कभी एक आधे बार तालियां बजाएंगे प्रगट तरीके से, कभी एक आधे बार जोर से हंस देंगे, कभी एक आधे बार वाह वाह कह देंगे, लेकिन बाकी वो आप बोल रहे हो, श्रोता सुन रहे हैं, उनके चेहरों पर से, उनके बॉडी लैंग्वेज पर से वो जो रिस्पांस देते हैं, वो रिस्पांस को आपको समझना होता है। और ये खासियत वक्ता को डेवलप करनी होती है, ताकि उनके जो रिस्पॉन्सेस है, जो म्यूट है ज्यादातर, वो भी वक्ता समझ सके और उस ढंग से अपने भाषण को एडजस्ट कर सके।
नहीं तो आप भाषण दे रहे हो, आप तय करके आए हो कि मैं 1 घंटा बोलने वाला हूं, और सामने के व्यक्ति बोर हो रहे। मैंने मेरे जीवन में एक बार ये अनुभव किया है। मैं भाषण सीख रहा था, अब ये भी बोलना शुरू किया था, बहुत तैयारी करता था भाषण की। जहां मैं आगे चलकर प्राध्यापक रहा, उस नेर परसोपन में एक व्याख्यानमाला चलती थी और उसके लिए मुझे स्त्री मुक्ति इस विषय पर बोलने के लिए बुलाया गया था। हम यवतमाल से बस से जाने वाले थे। मेरे एक पत्रकार मित्र थे, वो कहे बस से जाएंगे, फिर रात को आने के लिए बस नहीं है, अटक जाएंगे, ऐसा करेंगे। मेरा एक मित्र है रिक्शे वाला, उसके साथ में हम जाएंगे। तो हम रिक्शा से निकले, बीच में रिक्शा पंक्चर हुई। पहले ही निकलने को देरी हो गई थी इस सब झंझट में। भाषण का डिक्लेयर समय 7 बजे था। अपेक्षा थी ज़्यादा से ज़्यादा देरी से 8 बजे भाषण शुरू होना चाहिए, 8:10 सवा 10 तक खत्म होना चाहिए। इस सब चक्कर में हमें पहुंचने के लिए 9 बज गए। अब मेरा थोड़ा बहुत नाम लोगों को पता था क्योंकि चुनाव हो चुके थे, इसलिए बड़े संख्या से लोग आए थे सुनने के लिए। धीरे धीरे लोग निकल गए। 9 बजे तक जब गया मैं, करीबन 50-60 लोग थे केवल। अब बहुत तैयारी कर कर आया था, इस विषय पर बोलने का मैंने तय किया था, और मैं भाषण दे रहा हूं, 2 घंटे भाषण दे रहा था। ये जो 50-60 लोग थे उसमें से आखिरी में 5 ही लोग बच गए थे। लेकिन मैं अपने धुन में था, बोल रहा था। बेचारे आयोजक बहुत अस्वस्थ हो रहे थे। कहे से कहे मानो आपको कि भाई अभी बहुत लोग, देरी हो चुकी है, अभी 11 सवा 11 बज रहे हैं, इतने देर तक लोगों को रुकने की आदत नहीं है, आपने बीच में रुकना चाहिए। बोलने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा था, उनकी सज्जनता आड़े आ रही थी। तो मित्रों, जो लोग बचे थे केवल 5, उसके बाद में जिस ढंग से सभी आयोजकों ने मेरे साथ बर्ताव किया, जो मित्र मेरे साथ आए थे उन्होंने बर्ताव किया, तो मैं जिंदगी भर इस बात को भुला नहीं पाया। यह मुझे इतना अच्छा सबक मिला कि उसके बाद में मेरे जिंदगी में कभी इस ढंग की बात दोहराई नहीं गई, दोबारा नहीं हुई। तो आपको लोगों का म्यूट जो रिस्पांस होता है वो समझना और उसके अनुसार अपना भाषण अरेंज करना, रीऑर्गेनाइज करना बहुत आवश्यक होता है। तो मैंने आपके सामने पहला जो पॉइंट लिया कि सामान्य कम्युनिकेशन और भाषण कला, इसमें एग्जैक्टली क्या फर्क है। ज्यादातर दोनों बातें एक है। जिसे 5-6 लोगों के ग्रुप के साथ में अच्छा कम्युनिकेशन करना आता है, वो हर व्यक्ति अच्छा वक्ता बन सकता है, लेकिन कुछ एडिशनल बातें उसको सीखना आवश्यक है। जैसा मैंने कहा कि 1 वे कम्युनिकेशन को 2 वे कम्युनिकेशन आपके अकेले बोलते वक्त बनाना और लोगों के रिस्पॉन्सेस समझना, यह बहुत आवश्यक बात है। अभी अच्छा वक्ता बनना है हमें, तो हमें क्या क्या आवश्यक चीजें हैं। सबसे पहले बेसिक चीज अगर कोई आवश्यक है तो वो है हमारा कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। मैं बोल सकता हूं, मैं बोलना चाहता हूं, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये बेसिक बात है। उसके बिना आप वक्ता नहीं बन सकते। और ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है? अगर आपके व्यक्तित्व में बाकी सब चीजों के लिए बहुत कॉन्फिडेंस है, तो शायद आप, ठीक है मैं बोल भी लूंगा, ये कॉन्फिडेंस लेकर बोलने की शुरुआत कर सकते हैं।
इसलिए कुछ लोगों को बोलना सीखना, भाषण कला सीखना, वक्तृत्व कला सीखना, ओरेटरी सीखना डिफिकल्ट नहीं जाता है, क्योंकि उनके व्यक्तित्व में काफी कॉन्फिडेंस होता है। पहले किसी के सामने उन्होंने भाषण नहीं दिया है, लेकिन टोटल व्यक्तिमत्व ही कॉन्फिडेंट होने के कारण वो कॉन्फिडेंस यहां भी उनके साथ आता है और पहली बार में निडर होकर वो बोलते हैं। और एक बार बोले, दो बार बोले, तीन बार बोले तो मैं बोल सकता हूं, ये कॉन्फिडेंस आ जाता है। जिस व्यक्तित्व में इन टोटलिटी कॉन्फिडेंस की कमी है या फिर उसका व्यक्तित्व कॉन्फिडेंस से ओतप्रोत भरा हुआ नहीं है, ऐसे व्यक्ति को प्रैक्टिस के आधार पर कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ता है। और वो एक बार बोलेगा, ठीक ढंग से बोल पाया, लोगों ने कहा ठीक बोले हो आप, उसको भी अंदर से लगा कि मैं ठीक बोला हूं, तो उसको कॉन्फिडेंस आता है कि मैं बोल पाता हूं या फिर मैं बोल सकता हूं। दूसरी बार उससे बेहतर बोलेगा, तीसरी बार उससे बेहतर बोलेगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। करीबन 40-50 बार आप लोगों के सामने, चाहे 50 से लेकर 100 तक के लोग क्यों ना हो, जब आप भाषण दे पाते हो तो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाता है। और एक बार आप 50-100 लोगों के सामने बोलने का कॉन्फिडेंस प्राप्त कर चुके हो तो बाद में हजारों लोगों के सामने बोलने के लिए नया कॉन्फिडेंस आपको प्राप्त करना कोई डिफिकल्ट बात नहीं जाती है। इसलिए एक कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए हमें बार बार भाषण देने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बार बार लोगों के सामने भाषण देने का अवसर का उपयोग करना पड़ता है। तो फिर सही माने में हमारा आत्मविश्वास उस क्षेत्र में, कॉन्फिडेंस उस क्षेत्र में डेवलप होता है। अब इस क्षेत्र में सभा धैर्य कहा जाता है, स्टेज कॉन्फिडेंस कहा जाता है। जो भी व्यक्ति भाषण देना चाहता है उसको खुद अगुवाई करने की आवश्यकता होती है। यानी कोई तो भी जबरदस्ती उसको खड़ा करेगा, फिर वो बोलेगा, ये हो सकता है, लेकिन उसके नेचर में आगे चलकर, आगे बढ़कर बात करने की क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि भाषण ही कला ऐसी है कि जो आप आगे बढ़कर लोगों के सामने बात रखते हो। इसलिए जो व्यक्तित्व मेलैंकोलिक पर्सनैलिटी के हैं, बहुत लोगों से दूर रहने वाले हैं, एकांत प्रिय है, लोगों के सामने जाने की जिनको झिझक होती है, उनको वक्तृत्व कला सीखना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। जो व्यक्ति हे बंद कर, जो व्यक्ति बड़े पैमाने पर लोगों के साथ में इजीली बात कर सकते हैं, लोगों के साथ में इजीली घुल मिल सकते हैं, उनको वक्तृत्व कला आत्मसात करना आसान होता है, क्योंकि उनमें संकोच नहीं होता है। संकोच ये भी शत्रु है भाषण कला का। दूसरी योग्यता चाहिए कि आप जब बोल रहे हो, अपनी बात रख रहे हो, कि हृदय की गहराई से आपने बात रखनी चाहिए, मन से आपने बोलना चाहिए। इसकी बहुत आवश्यकता होती है। और इसके लिए आप अपनी भावनाओं के बारे में जितना प्रामाणिक होगे, आपका व्यक्तित्व जितना प्रामाणिक होगा, वो प्रामाणिकता, वो भावनाएं, वो लोगों के प्रति कंसर्न आपके आवाज से झलकेगा और उसका बहुत प्रभाव होता है श्रोताओं पर, आगे के सुनने वाले लोगों पर। मैं आपसे कह रहा था कि श्रोताओं की रुचि हमें ध्यान में रखना है, और ये रुचि ध्यान में रखकर ही हमको भाषण देना है।
ये जरूरी नहीं है कि लोगों के या फिर श्रोताओं के रुचि के अनुसार आपने बोलना है, नहीं तो आप केवल उनका मनोरंजन करोगे। लेकिन उनके रुचि का हमें ध्यान रखना होता है और उस ढंग से अपना भाषण ऑर्गेनाइज करना होता है। जनरली आप अपने आप को श्रोताओं के साथ में अगर कनेक्ट करना चाहते हो, और यह काम शुरू में करना आवश्यक होता है, तो जनरल तरीका ऐसा है कि आप लोगों की तारीफ करो। यानी जिस गांव में आप व्याख्यान के लिए गए हो उस गांव के लोगों की तारीफ करो। अक्सर ये तारीफ करते समय ऐसी कोई चीज ढूंढो कि जो सही हो, झूठी ना हो। जैसे महात्मा गांधी रत्नागिरी में भाषण देने के लिए गए थे, और रत्नागिरी में भाषण देते वक्त उन्होंने शुरुआत की थी कि मुझे रत्नागिरी का बहुत आकर्षण है 2 कारणों से। एक, रत्नागिरी का समुंदर, और दूसरा यहां के 2 महान व्यक्ति, एक लोकमान्य जी टिळक और दूसरे स्वातंत्र्य वीर सावरकर। तो लोगों के साथ में जुड़ने का यह तरीका होता है। आप जिस कॉलेज में व्याख्यान के लिए गए हो उसकी तारीफ करो, वाचनालय की तारीफ करो। यानी कोई अगर लाइब्रेरी है, उसने आपका व्याख्यानमाला वो हमेशा आयोजित करते हैं, इसलिए आपका व्याख्यान है तो उसकी तारीफ करो। लेकिन याद रखिए कि यह तारीफ झूठी नहीं होनी चाहिए, उसमें सच्चाई होनी चाहिए। इसलिए ऐसी चीज ढूंढो कि जो सच हो, तारीफ काबिल हो। अभी कोई वाचनालय, अगर कोई लाइब्रेरी गए 25 सालों से ये व्याख्यानमाला का आयोजन कर रहा है, छोटी व्याख्यानमाला है, बहुत बड़े पैमाने पर लोग नहीं आते हैं, तो कम से कम आप इतने तो तारीफ कर ही सकते हो कि आजकल पूरे महाराष्ट्र में या फिर पूरे देश में पहले ऐसी व्याख्यानमालाएं जो चलती थी वो बंद गिरनी शुरू हो गई है। लेकिन आपकी व्याख्यानमाला, आपके गांव की व्याख्यानमाला गए 25 सालों से शुरू है। यहाँ के श्रोता भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ के आयोजक भी बहुत अच्छे हैं। इस ढंग से आप उसकी तारीफ कर सकते हो। ये हमेशा तारीफ करना ही काम में आता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अपने आप को कनेक्ट करने के लिए तारीफ करना ये एक तरीका है। अब मैं उल्टा भी तरीका आपसे कहूं, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि इस ढंग का तरीका आप अमल में लाइए। इस ढंग का तरीका आप जब बहुत सीजन्ड वक्ता बन जाते हो, आपको बहुत कॉन्फिडेंस होता है, तभी अमल में लाया जा सकता है। और ये जो तरीका है, औरंगाबाद के इंजीनियरिंग कॉलेज की बात है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। अब मैं औरंगाबाद में 3-4 माह था, स्कूल कॉलेजेस में व्याख्यान दे रहा था। औरंगाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज के चुनकर आए जो प्रतिनिधि थे वो आए मेरे पास और वो कहे कि हमारे कॉलेज में आप व्याख्यान के लिए आइए। मैंने कहा ठीक है, मैं तो खुद ही जा रहा था, कॉलेज में जा जाकर व्याख्यान दे रहा था, समय लेकर दे रहा था। वो अपने प्राचार्य से मिलने गए। प्राचार्य ने कहा कि नहीं, हम नहीं रखेंगे क्योंकि हमारे यहां कोई व्याख्यान होता ही नहीं है। लेकिन मुझे मानव साहब से मिलना है, मेरे पास लेकर आइए। अब मुझे एक बार प्राचार्य से मिलने को जाना है, फिर व्याख्यान के लिए कभी जाना है। लेकिन लड़कों ने जो चुन के आए थे लड़के, उन्होंने जो दिक्कत बताई उसके आधार पर मुझे जाना आवश्यक लगा। मैं गया प्राचार्य से मिलने के लिए और मुझे प्राचार्य ने समझाया कि यहाँ के लड़के किसी का व्याख्यान नहीं सुनते हैं। राम शेवाड़कर जैसे वक्ता को हमारे यहाँ लोगों ने उनका भाषण बंद गिराया, उनको भाषण अधूरा छोड़कर जाना पड़ा। अब शेवाड़कर तो बहुत ही एक्सेप्शनल वक्ता थे। पूला देशपांडे हमारे यहाँ भाषण के लिए आए थे, उनका भी भाषण पूरा नहीं होने दिया लोगों ने। आप बहुत अच्छा काम करते हो, मैं पेपर में
पढ़ते रहता हूं कहाँ कहाँ आपका भाषण हो रहा है, लोगों के मुंह से भी सुना है। मुझे लगता है आप जैसे अच्छे व्यक्ति का अपमान नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं कार्यक्रम के लिए नहीं कह रहा हूं। फिर मैंने प्राचार्य जी से कहा कि यह अगर कारण होगा तो मैं आपके कॉलेज में व्याख्यान देने ही वाला हूं, आप रखिए। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, आपके कॉलेज के स्टूडेंट मुझे हुट आउट करेंगे, भाषण नहीं होने देंगे, दैट्स ऑल, वो देखा जाएगा, आप रखिए। उनको लगा कि, उन्होंने कहा भी मुझसे, नहीं आप अच्छे वक्ता हो, मैंने आपका भाषण डायरेक्टली तो नहीं सुना है, लेकिन आप क्या पुल देशपांडे और राम शेवाड़कर से भी बड़े वक्ता हो। मैंने कहा शेवाड़कर जी तो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बचपन से उनका भाषण मैं सुनते आया हूं। पुल देशपांडे जी के भी भाषण मैंने सुने हैं, नजदीक से सुने हैं। मैं नहीं कहता कि उनसे मैं बेहतर वक्ता हूं, लेकिन आप उसकी चिंता मत करिए, मैं बराबर हैंडल कर लूंगा। और फिर कार्यक्रम आयोजित किया गया। 1-1,500 स्टूडेंट्स सामने। जैसे ही प्राचार्य जी के साथ में मैंने अंदर प्रवेश किया हॉल में, चिल्लाना शुरू हो गया, अलग अलग की आवाज, एकदम विचित्र वातावरण। जिन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया था वो लड़के खड़े हो गए बोलने के लिए, जो पदाधिकारी थे, डर डर के बोल रहे थे कि सबका सवाल ऐसा है, सब लोग पूछते हैं कि श्याम मानव का अंधश्रद्धा निर्मूलन का व्याख्यान क्यों रखा कॉलेज में, हम तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, हम में क्या अंधविश्वास होते हैं क्या। इसलिए मैं उनको समझाने के लिए बोलते गया हूं कि नहीं, हम में से ज्यादातर लोग सरकारी नौकरी में जाते हैं, गांव में बड़े इंजीनियर होते हैं, बड़े पदों पर होते हैं, उनको आम जनता के अंधविश्वास फेस करने होते हैं। और ऐसी अवस्था में अगर अंधविश्वास की बारीकियां हमें पता चले तो डेफिनेटली हम लोगों को मदद कर पाएंगे, उनके अंधविश्वास दूर कर पाएंगे और एक अच्छा काम कर पाएंगे। इसलिए ये व्याख्यान यहां पर रखा है। मैं खड़ा हो गया बोलने के लिए। प्राचार्य तो कुछ बोले ही नहीं, उन्होंने केवल इंट्रोड्यूस भी नहीं किया मुझे कि श्याम मानव नाम जानते हो, बस वो आपके सामने बोल रहे हैं। और मैंने भाषण की शुरुआत की कि अभी अभी मेरे पहले जो पदाधिकारी आपके सामने बोले हैं, वे कह रहे थे कि मेरा भाषण यहां इसलिए है कि आप दूसरों की अंधश्रद्धा दूर करें, इसलिए नहीं आया यहां मैं। आप अंधविश्वासी हो, आपका अंधविश्वास दूर करने के लिए मैं यहां आया हूं। साइंस सीखने के बावजूद आप अंधविश्वासी हो, नसीब को मानते हो, ज्योतिष को मानते हो और अपने आप को इंजीनियर कहते हो। आप में से कई बीए फाइनल को है। यह शुरुआत करने के बाद में वातावरण बदल गया। 3 घंटे में बोलते रहा, हमेशा का भाषण मैंने नहीं दिया, नसीब और फल ज्योतिष लेकर उनके सामने बोला। भाषण खत्म होने के बाद में ये विद्यार्थी मुझसे जुड़े, काम में जुड़े। जो हुट आउट करने के लिए आने वाले थे वही जुड़ गए। और मुझे प्राचार्य कह रहे थे कि मेरे जीवन में, उनको कुछ तो भी 25 साल हो रहे थे उस कॉलेज में, मेरे जीवन में पहला भाषण मैंने ऐसा सुना है कि विद्यार्थियों ने इतनी शांति से सुना और इन्वॉल्व भी हुए। अब देखिए, मैं आपसे कह रहा था कि आपको अगर लोगों के साथ में जुड़ना है तो श्रोताओं की तारीफ कीजिए, और एग्जैक्टली अपोजिट मैंने यहां पर किया था। आप अंधविश्वासी हो, आपके अंधविश्वास दूर करने के लिए मैं आया, इससे शुरुआत की। और वो भी बात सक्सेस हो गई। बात सच थी, लेकिन अगर सामने के व्यक्ति अपमानित महसूस करते तो बात उलट भी सकती। यह तब संभव होता है जब आपको बहुत अनुभव है,
अलग अलग ढंग की सिचुएशंस हैंडल करने की, यानी वक्तृत्व के आधार पर हैंडल करने की आपको आदत है, और लोकमानस आप बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हो, तभी ये पॉसिबल है। लेकिन एवरेज कंडीशन में और कम से कम शुरुआत में हमें श्रोताओं से कनेक्ट होने के लिए उनकी तारीफ करना, उनकी स्तुति करना, उनके अच्छाइयों का बखान करना, या फिर उन जैसे ही हम हैं इस ढंग से उनके साथ में अपने आप को जोड़ना आवश्यक होता है। हमेशा याद रखिए कि अपने श्रोताओं का कभी भी आपके मुंह से बोलने के शब्दों द्वारा, एक्शन द्वारा अपमान नहीं होना चाहिए। यह तो बहुत महत्व की शर्त है। सामने के श्रोताओं को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में ये बात कर रहा था तब मैं ये बात कर रहा था शुरुआत में, मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूं, फिर भी मैं अंधविश्वासी था। हमारा साइंस हमें बिल्कुल अंधविश्वास से दूर नहीं करता। साइंस के लोग अंधविश्वासी होते हैं, मैं खुद था। अपने आप को उस अंधविश्वास के साथ मैं जोड़ रहा था, साइंस के साथ भी जोड़ रहा था और अंधविश्वास के साथ भी जोड़ रहा था। सामने के व्यक्तियों को कम नहीं आंकना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए, और जिन लोगों के सामने हम बोल रहे हैं उनको कम से कम हर्ट करना चाहिए, कम से कम वो दुखी हो, हर्ट हो, ये हमने देखना चाहिए। इसलिए वो जिन महापुरुषों को मानते हैं उन पर टीका नहीं करनी चाहिए, उनके श्रद्धा के जो विषय होते हैं उस पर अपने अलग बयान नहीं देने चाहिए, उस पर टीका नहीं करनी चाहिए। ये कुछ महत्व के नियम है, और मेरा विषय एग्जैक्टली इसके अपोजिट था, अंधविश्वास के खिलाफ बात करना। इसलिए बहुत डिफिकल्ट कसरत हो जाती थी। लेकिन आम वक्ता को यह कसरत करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये बातें वो टाल सकता है। आगे की बात है, एक बहुत अच्छा नियम है, बहुत महत्व का नियम है, वो यानी आपकी क्रेडिबिलिटी। आपके भाषण में आपकी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश होती जानी चाहिए। इसलिए बिल्कुल फेंकूपना नहीं करने का, झूठ बातें लोगों के सामने कभी भाषण में नहीं कहने की। कभी कभी मोह होता है, लेकिन उसको टालना चाहिए। अब मेरे जमाने में तो कोई झूठ अगर बात कही तो उसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता था, चेक करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। लेकिन आज का जमाना तो ऐसा है कि आप यहां बोल रहे हो और वहां कोई व्यक्ति, आप श्रोता में बैठे बैठे गूगल सर्च कर सकता है, आपने जो आंकड़ेवारी है बोली या फिर जो नंबर्स बोले हैं, जो कुछ बात आपने कही है वो सच है झूठ है, वो तब के तब पता लगा सकता है। तो ये क्रेडिबिलिटी एक बहुत महत्व की बात है। हमेशा आपके भाषण में सच ही होना चाहिए, आधा सच आधा झूठ ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग बेधड़क नंबर्स फेंकते हैं, झूठे नंबर्स फेंकते हैं, कुछ भी बोलते हैं। उनके नाम लेकर मैं बोलूंगा, अभी नाम नहीं लूंगा। उनकी क्रेडिबिलिटी बचती नहीं है। तो आपकी क्रेडिबिलिटी कायम रहे, यह हमेशा आपको देखना है। और आप जब श्रोताओं के साथ में बात करते हो तो आप बराबरी का संवाद करते हो, श्रोताओं के साथ में बराबरी का संवाद करते हो। इस ढंग से आपका संवाद होना चाहिए, यानी उनका अपमान भी नहीं करते हो, उनको कम भी नहीं आंकते हो, लेकिन बराबरी का समझते हो। आपके बोलने में इस ढंग से कभी नहीं आना चाहिए कि आपको कम समझता है इसलिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, आपकी अकल कम है इसलिए मैं आपके सामने अकल बांट रहा हूं। अगर यह बात सही भी हो तो अलग ढंग से कहना चाहिए कि हमें हर चीज की तो जानकारी नहीं हो सकती है, मुझे भी नहीं थी,
अभी हर व्यक्ति तो पूरे विज्ञान का तो स्टडी नहीं कर सकता है, इसलिए हो सकता है कि आप तक ये जानकारी नहीं पहुंची है, मुझे ये जानकारी मालूम है, इसलिए मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। और आज तक हम जो ये जानकारी हमारे पास नहीं थी, इस अज्ञानवश किन कुछ चीजों को मानते थे, अभी हमने वो मानना छोड़ना चाहिए। इस ढंग से ये बात सामने रखनी चाहिए, यानी बराबरी का संवाद होना चाहिए। ये कुछ बहुत अहम नियम है। अगर आपको अच्छा वक्ता बनना है तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी एक बार सुनने से तो आपको ये ध्यान में नहीं रहने वाले हैं, इसलिए आपको रिपीटेड सुनना पड़ेगा। अगर आपको सही में वक्ता बनना है तो एक एक पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। अब वक्ता की विशेषताएं क्या है? अब वक्ता होने के लिए कोई विशेषताएं चाहिए? अक्सर लोगों को लगता है, मुझे कई बार यह सवाल पूछा जाता है कि आवाज बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं आपको एक प्रसंग बताऊंगा। मैं सरोदई फैमिली से आया हूं, तो ये जो नेचुरोपैथी प्रकार होता है उनसे मेरा बचपन से संबंध रहा है। ये गांधीयन लोगों का ही उरड़ी कांचन में, पुणे के पास में एक नेचुरोपैथी सेंटर है। अब मुझे किताब लिखनी थी, पेपर में लिखने की आदत के कारण अभी कल प्रिंटिंग को देना है, तो आज का आर्टिकल कंप्लीट करो और दे दो, इस ढंग से आदत थी। इसलिए बैठकर एक पूरी की पूरी किताब लिखना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तय किया किताब लिखने के लिए नेचुरोपैथी सेंटर उरली कांचन जाकर बैठे। यानी वहां ट्रीटमेंट लेने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जाकर बैठे। शांत वातावरण है, पहचान के लोग होने के कारण थोड़ा एडजस्टमेंट भी पॉसिबल था। गया। मेरी पड़ोसी थी ललिता पवार। आप ललिता पवार जी को बहुत अच्छे ढंग से जानते हो। वो बाल कलाकार कर भी काम करती थी, हीरोइन कर भी उन्होंने काम किए हैं, और राज कपूर से लेकर कई लोगों की माँ वगैरह कर हम उनको जानते हैं। विलन करके भी उन्होंने बहुत काम किए हैं। ज्यादातर उनकी पहचान मेरी जनरेशन को एक विलन कर थी, ज्यादा पहचान, और एग्जैक्टली अपोजिट उनका व्यक्तित्व था। बहुत ही प्रेम करने वाली व्यक्ति। सुबह ही उठते, फल वगैरह खाने होते थे, खुद फल साफ करेगी, काटेगी, मुझे आवाज देगी, श्याम जी आइए फल खाइए। अब मैं उनके तो बेटे के भी उम्र से छोटा था। उनकी मेरी अच्छी मित्रता हो गई। उनका भूत प्रेत पर बहुत विश्वास था, वो भूतों की बहुत कहानियां सुनाती थी, और मैं लेट आया था, वो पहले से वहां पर थी। इसलिए जब हम दोनों साथ में घूमते तो काफी लोग मुझसे आकर पूछते कि सर आप तो इसके खिलाफ काम करते हो, भूत प्रेत वगैरह सबके खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ काम करते हो, और ललिता जी तो भूत प्रेत की बहुत कहानियां सुनाती है। इसलिए हमने एक प्रोग्राम आयोजित किया वहीं पर। डॉक्टर ने वहां के कहा, ललिता जी को बड़ा इंटरेस्ट था कि मैं क्या कहता हूं, मेरा भाषण सुना उन्होंने। हमें लगा अभी भूत के बारे में जो कहानियां सुनाती थी उसके बारे में वो कुछ बहस करेगी। वो बात रही बाजू में, वो बहुत शांति से मेरा भाषण सुन रही थी। पूरे 3 घंटे उन्होंने सुना, और सब लोगों के सामने मुझे कहा कि आपकी आवाज इतनी अच्छी है, आप फिल्मों में क्यों नहीं आ रहे हो? फिल्मों में आइए आप। अब मुझे ये आवाज अच्छी है बुरी है, लेकिन उनको फिल्मों के लिए आवाज बहुत सूट लगी। फिर बाद में भूतों के बारे में बात हुई वगैरह, बाद में हुआ, लेकिन पहले उनको यह महसूस हुआ। यह बात सही है कि फिल्मों में आवाज का बहुत परिणाम होता है। डायलॉग डिलीवरी के लिए उसका बहुत उपयोग होता है, अभिनय में उसका बहुत बड़ा हिस्सा होता है।
ऐसे आवाज के लिए कौन कौन ख्यातनाम है? बहुत प्रसिद्ध है अमिताभ बच्चन। उनकी आवाज खराब है इसलिए आकाशवाणी ने उनको नकार दिया था, और वही आज पूरे देश में सबसे सुंदर, बहुत ताकतवान, बहुत प्रभावी आवाज बन चुकी है। अमिताभ बच्चन जी की आवाज बहुत सुंदर है। रजा मुराद जो बहुत बड़े एक्टर नहीं बन पाए आगे चलकर, लेकिन उनकी भी आवाज बहुत गहरी और बहुत इंप्रेसिव है। सुरेश ओबेरॉय है, शत्रुघ्न सिन्हा है, फिर बाद में दिलीप कुमार जी की भी आवाज अच्छी है, लेकिन अमिताभ की बेहतर है। फिर नंबर आएगा राजेश खन्ना। डायलॉग डिलीवरी के लिए आवाज तो बहुत सुंदर नहीं, लेकिन डायलॉग डिलीवरी जिनकी बहुत मानी जाती है वो है राजकुमार जी। नाना पाटेकर की भी आवाज सुंदर नहीं, लेकिन डायलॉग डिलीवरी जिस ढंग से करते हैं इसलिए उनके भी आवाज को महत्व प्राप्त हुआ। तो नेचुरली भाषण कला में आवाज अच्छी होनी चाहिए, तो ही अच्छा वक्ता बन सकता है, ऐसा कई लोगों को लगता है। क्या यह बात सही है? जी नहीं, बिल्कुल सही नहीं। आपकी आवाज कैसी भी हो, आप बहुत सुंदर वक्ता बन सकते हो, और मैं कल्पना की बातें नहीं करता हूं। जिन वक्ताओं को अपने जीवन में मैं बहुत मानता हूं, मैं क्या पूरा महाराष्ट्र मानता है, उनमें एक वक्ता है जिनका नाम है प्राचार्य नरहर कुरुंदकर। विद्वान व्यक्ति थे, बहुत सुंदर भाषण देते थे। मैंने मेरे जीवन में दो लोगों की आवाज ऐसी देखी कि जो हम डुक्कर की आवाज कहते थे। एक जवाहरलाल जी दरडा जो लोकमत के संस्थापक हैं, जिनके साथ में चुनाव के दरमियान हम अपोज में भाषण देते थे। वो जब भाषण की शुरुआत करते थे तो बिल्कुल डुक्कर जैसी आवाज लगती थी। अब यह आवाज ये तो नेचुरल होती है, उसमें उनकी कोई कमी या ज्यादती या फिर ये उनका दोष है ऐसा हम कह नहीं सकते हैं। तो मैं तब तक ये समझ रहा था कि इतनी खराब आवाज केवल जवाहरलाल जी दरडा जी की है। पहली बार मैंने आनंदवन में बाबा आमटे की जगह मित्र मेलावा में नरहर कुरुंद जी का व्याख्यान सुना। अब मैं अच्छा बोलने लग गया था। ये मेरे यानी भाषण कला समझना सीखना ये मेरे अभ्यास का विषय बन चुका था, इसलिए हर वक्ता की तरफ मैं उसी मुझे और सीखने को मिलेगा इसी ढंग से मैं देखता था। और जैसे ही नरहर कुरुंदकर जी ने बात करना शुरू किया तो उनकी आवाज पिचकी हुई, बिल्कुल डुक्कर जैसे, जैसे मुझे जवाहरलाल दरडा जी की याद आ जाए। बोला क्या ये वक्ता होगा, कितना हम अपने नाम सुना है इनका। पहले 5 मिनट में मैं भूल गया कि इस आदमी की आवाज पिचकी हुई है, विचित्र आवाज है, शायद डुक्कर से तुलना करे ऐसी आवाज है। और उसके बाद में उनके युक्तिवाद, उनके आर्ग्यूमेंट्स, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, ज्ञान, इससे इतना प्रभावित हुआ और एक सबक मेरे जीवन में सीखा कि आवाज कितनी भी खराब हो तो भी वक्ता बहुत अच्छा हो सकता है। खराब आवाज वाला व्यक्ति भी बहुत अच्छा वक्ता हो बन सकता है। ये नरहर कुरुंदकर जी ने मुझे सिखाया और फिर तो उनके कई भाषण में सुनते गया। बहुत विद्वान गृहस्थ थे। प्राचार्य राम शेवाळकर ने वणी में एक ग्रंथ व्यवहार परिषद आयोजित की थी। उनको लगा था कि पूरे महाराष्ट्र के परीक्षक आ रहे हैं तो वही भाषण देंगे। 2-4 लोगों के भाषण उन्होंने रखे थे। अरुण साधु कर हमारे मित्र थे, उनको भी बुलाया था, वो उनका एक भाषण हुआ। प्राचार्य राम शेवाळकर जी का भाषण हुआ, मेरा हुआ। अब ग्रंथ व्यवहार परिषद में, प्रकाशन व्यवसाय में हम क्या बोलेंगे।
नरहर कुरुंदकर जी को 2 भाषण के लिए बुलाया था, समारोप के लिए यानी समापन करने के लिए और उद्घाटन करने के लिए, शुरुआत के लिए। कोई प्रकाशक बोलने के लिए तैयार नहीं, इसलिए नरहर कुरुंदकर जी को 3 दिन की परिषद थी, 6 भाषण प्लस यानी 2 उद्घाटन और समारोह और 6 भाषण उनको देने पड़े। वो केवल 2 भाषण की तैयारी कर आए थे। स्पेसिफिक विषय था ग्रंथ व्यवहार, प्रकाशन व्यवसाय से जुड़ा हुआ। और हम भौचक के रह गए कि यह आदमी ना खुद प्रकाशन व्यवसाय चलाता है, कॉलेज में प्राचार्य है, प्रिंसिपल है, फिर भी इतना नॉलेज इस विषय का रखता है। केवल हम नहीं, सब प्रकाशक चकित हो गए थे, आश्चर्यचकित हो गए थे कि इस आदमी को इतना नॉलेज कैसा है। तो मैं ये उदाहरण हमेशा देता हूं नरहर कुरुंदकर जी का कि आपको आवाज की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। आपकी आवाज अच्छी हो, फायदा मिलेगा। आपकी आवाज अच्छी नहीं हो तो भी आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आप अच्छे वक्ता बन सकते हो। आपकी आवाज सामान्य हो, फिर भी आप अच्छे वक्ता बन सकते हो। अब दूसरी महत्व की बात है कि अगर आपको अच्छा वक्ता बनना है तो आपके उच्चार, प्रोनंसिएशन स्पष्ट चाहिए। हर शब्द क्लियर कट मुंह से निकलना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए। हर शब्द उन्हें ठीक ढंग से सुनाई दे चाहिए। नॉर्मल कम्युनिकेशन में हम इतना स्पष्ट बोलने का प्रयास नहीं करते हैं। कई बार एक आधा शब्द खा देते हैं, जल्दी जल्दी में इस ढंग से बोलते हैं कि वो शब्द सामने का व्यक्ति समझ लेता है। भाषण कला में आपके स्पष्ट शब्द पहुंचने चाहिए। प्रोनंसिएशन को बहुत महत्व होता है। इसी के आधार पर आपका भाषण लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आता है, इफेक्टिव होता है। लेकिन यह भी कोई अनिवार्य शरीयत नहीं है। फिर मैं एक उदाहरण दूंगा आपको। फिर मैं ऐसा उदाहरण दूंगा कि जिनको मैं वक्ता कर बहुत मानता हूं। शेतकरी आंदोलन के शरद जोशी बहुत बड़े वक्ता थे। उन्होंने शेतकरी आंदोलन जिस ढंग से खड़ा किया, किसानों का आंदोलन जिस ढंग से खड़ा किया, आम किसान पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, उसको भी अर्थशास्त्र समझाने का काम इस व्यक्ति ने किया। इतना गजब का काम किसी को करते हुए मैंने नहीं देखा है। बहुत इफेक्टिव वक्ता थे, लेकिन उनके उच्चार स्पष्ट नहीं थे। मराठी उनकी मातृभाषा थी, इसके बावजूद वो हिंदी में ळ नहीं होता है। किसी हिंदी व्यक्ति को जो बचपन से हिंदी सीखा है, जिसकी मातृभाषा हिंदी है, और वो अगर ळ नहीं उच्चार पाया, कमळ का ळ नहीं उच्चार पाया, तो समझ में आता है। लेकिन शरद जोशी मराठी है, मराठी उनकी मातृभाषा है, फिर भी वो र नहीं उच्चार पा रहे। र, कमरा, कमरा में का र ठीक ढंग से नहीं उच्चार कर पा रहे। ये 2 अल्फाबेट्स वो उच्चार नहीं कर पाते थे। और आप कोई भी भाषण की किताब निकालिए, आप देखेंगे कि कितनी बार ळ आता है मराठी में और कितनी बार र आता है। एक पेज में कम से कम 10 बार तो ये 2 अल्फाबेट्स आते ही हैं, कम से कम 10 बार, 20-25 बार भी आ सकते हैं। इतने कॉमन शब्द ळ और र से जुड़े हुए होते हैं। अब जो व्यक्ति ळ बोल रहा है या क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, र बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है, उसका भी भाषण बहुत इफेक्टिव होता है। हजारों की तादाद में लोग सुनते हैं, प्रभावित होते हैं। तो शरद जोशी को सुनने के बाद में मुझे दूसरा सबक मिला कि आपका प्रोनंसिएशन भी स्पष्ट नहीं हो, आप कुछ शब्दों को ठीक ढंग से उच्चार नहीं पाते हो, फिर भी आप बहुत अच्छे वक्ता बन सकते हो।
अब रहा सवाल शारीरिक पर्सनैलिटी का। अमेरिकन जो स्टाइल है भाषण कला की, उसमें इसको बहुत महत्व दिया जाता है कि आपका फिजिकल अपीयरेंस कैसा हो। अगर ओरिजिनली नेचर से ही आपको फिजिकल अपीयरेंस ऐसा मिला है कि जिसका लोगों पर बहुत प्रभाव होता है, तो फिर भाषण कला के लिए वो बहुत एडिशनल बात है ऐसा माना गया। यानी आपकी ऊंचाई है, आप हैंडसम है, धट्टे कट्टे हो, अब इसकी आवश्यकता होती है क्या? अभी आप मुझे देख रहे हैं, तो 20 साल पहले ऐसी अवस्था नहीं थी। मैं बहुत दुबला पतला था, एकदम दुबला पतला, ऊंचाई 5 फीट 9 इंच, एकदम दुबला पतला, उसमें भी गुरु शर्ट पहनता था, तो हैंगर पर लटकाए जैसे शर्ट जैसा लगता था वो। और रोज मारपीट के प्रसंग, क्या होगा इसका पता नहीं है। लोग हाथों में पत्थर लेकर आ रहे, तो हमारे बाबा के बारे में बोल, तेरा पत्थर, तेरा सिर फोड़ते हैं, इस ढंग के रोज के आह्वान है। और मैं उनके बाबा का नाम लेकर ही बोल रहा हूं। तो शुरुआत में मैं प्रस्तावना करता था, तब इस ढंग की प्रस्तावना करता था कि भाई हमारे देश में लोकतंत्र है। मैं भी एक जमाने में बहुत अंधविश्वासी था, लेकिन जब मुझे पता चला कि आज के विज्ञान ने ये सब चीजें अनुसंधान के आधार पर झूठी हैं साबित किया है, तो ये लोगों तक पहुंचाना चाहिए, मुझे लगा, इसलिए मैंने ये काम शुरू किया। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अंधविश्वास के भूत से लेकर हर चीज के बारे में जो मैं आपके सामने बात करने वाला हूं वो झूठी है। इस दुनिया में ये चीजें नहीं होती है। इस गड्ढे में हम बार बार गिरते हैं, हमको तकलीफ होती है, उसके कारण हमारा नुकसान होता है, इसलिए इससे बचो। लेकिन हमारे देश में लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को विचार की स्वतंत्रता है, और इस स्वतंत्रता का मैं बहुत आदर करता हूं। आप अगर बोलोगे कि आप जो कह रहे हो हमको मान्य नहीं है, हम भूतों को मानते रहेंगे, चमत्कारों को मानते रहेंगे, बाबा की पूजा करते रहेंगे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका यह अधिकार है, उसका मैं आदर करता हूं। लेकिन अगर आप बोलोगे कि यह झूठ है, आप जो कह रहे हो झूठ है, तो मैं बिल्कुल मान्य नहीं करूंगा। मेरा क्षेत्र है, ये बाप दाखो नेतर श्राद्ध कर, इस ढंग का क्षेत्र है। अगर आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं, तो कोई चमत्कार करने वाला सादर सामने पेश कीजिए, उसको हमारा 1 लाख, तब 1 लाख का था, अभी 25 लाख का है, प्राइज मिलेगा। इस ढंग से बात रखता था। और ये बात रखने के बाद मैं कहता था कि मैं जो कह रहा हूं वो चीजें नकारने का आपको अधिकार है, मेरे विचार न स्वीकारने का अधिकार है, मेरे विचार से आपके विचार अलग है ये कहने का आपको अधिकार है। लेकिन अगर आप में से किसी ने गुंडागर्दी करने की कोशिश की, मारपीट करने की कोशिश की, तो मैं आपके घर में घुसकर आपकी तंगड़ियां तोड़ूंगा। इतना मत याद रखिए। सज्जनों के साथ में हम सज्जन हैं, गुंडों के साथ में हम गुंडे हैं। अब ये शुरुआत में ही मैं बोलता था, और बोलते वक्त मुझे लगता था कि क्या लोग मुझ पर विश्वास रखेंगे। ये हैंगर जैसा दिखने वाला दुबला पतला व्यक्ति, लोग विश्वास रखते गए। मेरे साथ में पूरे जिंदगी में किसी ने मारपीट करने का अवसर नहीं ढूंढा, या फिर उस ढंग से कभी मारपीट की नहीं। केवल एक अपवाद हुआ, बाल गंधर्व रंग मंदिर, उसके बारे में कभी विस्तार से मैं आपसे कहूंगा। तब मुझे लगता था कि मैं इतना दुबला पतला हूं, हैंगर जैसा दिखता हूं, मुझे अंदर से लगता था कि मैं स्ट्रांग होना चाहिए, जरा अच्छा हेल्दी दिखना चाहिए। फिर बाद में जब मैं रेगुलरली सम्मोहन का वगैरह उपयोग करने लगा, तो मेरी हेल्थ बदल गई, और अभी जरा हेक्टिक वगैरह लगने जैसा दिखने लग गया। लेकिन तब बहुत दुबला पतला था। मित्रों, आज थोड़ी गड़बड़ चल रही है, क्या पीछे का कारण है पता नहीं है, बीच में कुछ कर नहीं सकते हैं, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है।
तो मित्रों, ये जो पर्सनैलिटी है आपकी शारीरिक, हो सकता है कि उसका फर्स्ट इंप्रेशन कर कर आपको थोड़ी मदद मिले, लेकिन जैसे ही आप बात करना शुरू करते हो, अपनी बात रखना शुरू करते हो, भाषण देना शुरू करते हो, बाकी सब चीजें लोग भूल जाते हैं, केवल आपके बात के साथ में जुड़ जाते हैं। आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, हट्टी कट्टी है क्या, दुबले पतले हो, ऊंचे हो कि ठिंगने हो, इससे कोई फर्क नहीं करता है। वैसे देखा जाए तो पूरी दुनिया जिसको डरती थी वो हिटलर एक बहुत मामूली शारीरिक पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति था। बाला साहब ठाकरे जिस ढंग से भाषण देते हैं, जो इंप्रेशन क्रिएट होता है, वैसे देखा जाए तो उनकी पर्सनैलिटी, शारीरिक पर्सनैलिटी कोई बहुत इंप्रेसिव नहीं थी। हम नहीं कह सकते कि वो बहुत दट्टे कट्टे एकदम से इंप्रेसिव शरीर यष्टि के व्यक्ति थे, फिर भी उनके भाषण का तो बहुत प्रभाव होता था। उनका बोलने का तरीका, बात रखने का तरीका सेम बमो पुरंदरे जी का है। बमो पुरंदरे जब शिवाजी पर बोलते थे, खड़े होकर भाषण देते थे और बिल्कुल शिवाजी के स्टाइल में, जैसा कुछ उनके शरीर पे शिवाजी आया है। मैं बहुत बचपन से उनके भाषण सुनते आया हूं, बहुत इंप्रेसिव लगते थे, हालांकि उनकी शारीरिक पर्सनैलिटी इतनी इंप्रेसिव नहीं थी। तो मित्रों, ये शारीरिक पर्सनैलिटी का आपको उपयोग हो सकता है, लेकिन अगर आपकी शारीरिक पर्सनैलिटी इतनी अच्छी नहीं है तो उसके कारण आपका कोई नुकसान नहीं होता है। अगर आप में भाषण देने का मादा है, भाषण देने की क्षमता है, उत्तम भाषण आप दे सकते हो, तो आपके आवाज का भी कोई महत्व नहीं बचता है और आपके पर्सनैलिटी का भी, शारीरिक पर्सनैलिटी का भी कोई महत्व नहीं बचता है। फिर आता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तो बेसिक है, इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। आपके हर शब्द से कॉन्फिडेंस व्यक्त होता है और कॉन्फिडेंस झूठा नहीं हो सकता है। यानी आप कोई झूठ बात रख रहे हो कॉन्फिडेंस के साथ में, तो भी आपकी बात झूठी है, ये लोगों तक पहुंच जाता है। आप फेंकू हो, ये लोगों तक पहुंच जाता है। तो ये कॉन्फिडेंस सच्चाई के आधार पर आता है। जब अंदर से आप सच्चाई के साथ में बोलते हो और आपका कॉन्फिडेंस है, तो उसका बहुत इफेक्ट लोगों पर होता है। तो कॉन्फिडेंस को तो टाला नहीं जा सकता, लेकिन कॉन्फिडेंस क्रिएट किया जा सकता है। कॉन्फिडेंस कोई ओरिजिनल बात नहीं कि मैं जन्म से पैदा हुआ और मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, ऐसी कोई बात नहीं। इसलिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सीरीज मैंने आपके सामने रखते हुए मैंने ये बात रखी है कि मुझे कोई कॉन्फिडेंस नहीं था अपने उम्र के 19-20 साल तक, किसी बात का कॉन्फिडेंस नहीं था। और आज मैं बहुत कॉन्फिडेंट व्यक्ति हूं। अपने आप को व्यक्ति बदला जा सकता है, अपने आप को बदला जा सकता है, व्यक्ति अपने आप को बदल सकता है, वेल कॉन्फिडेंट बना सकता है। कॉन्फिडेंस लाने के लिए, कॉन्फिडेंट बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, वही बात बार बार करनी पड़ती है, फिर वो आत्मविश्वास आप में क्रिएट होता है। फिर उसमें सम्मोहन जैसी प्रक्रिया बहुत अच्छे ढंग से आपको मदद कर सकती है, मेडिटेशन जैसी प्रक्रिया मदद कर सकती है। लेकिन बेसिकली आपकी प्रामाणिकता, आपकी मेहनत करने की क्षमता, उसकी तैयारी, इसके आधार पर सही मायने में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। सबसे महत्व की बात है, जिसको अच्छा वक्ता बनना है उसके पास कुछ कहने जैसा चाहिए, कुछ बोलने जैसा चाहिए, कुछ महत्व का चाहिए जो मैं लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं, पहुंचाना चाहता हूं। केवल बोलने जैसा होने से होता नहीं है। ये जो मेरे पास बोलने जैसा है वो बहुत सॉलिड बनना चाहिए, बहुत ठोस होना चाहिए, मानव जमात के लिए बहुत हितकारक होना चाहिए। इसलिए मेरी मेहनत में भी तैयारी चाहिए, अभ्यास करने की तैयारी चाहिए। तो मेरे पास कहने जैसा कुछ है, केवल उतना होकर चलेगा नहीं, उसके साथ में उसका अभ्यास, उस अभ्यास के लिए लगने वाली मेहनत होनी चाहिए।
और उसी के साथ में मुझे लोगों के प्रति अपनापन महसूस होना चाहिए, उनके प्रति कंसर्न होना चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए, लगाव होना चाहिए। तो ही इतनी मेहनत कर कर वो बात मैं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर पाऊंगा। मुझे कुछ तो भी स्वार्थ साध्य करना है, मुझे नाम कमाना है, मुझे कोई प्राइज प्राप्त करना है, इसलिए अगर मैं भाषण कला का उपयोग करता हूं तो आपके वक्ता कर बहुत कम दिन है। आप वक्ता कर लोगों में बहुत एक्सेप्टेबल नहीं बन सकते हो। ठीक है, आए गए, मनोरंजन किया, चले गए। क्योंकि जब तक आपको लोगों के प्रति कंसर्न नहीं है, लगाव नहीं है, अपनापन नहीं है, जुड़ाव नहीं है, और लोगों को कहने लायक आपके पास कुछ नहीं है, ठोस नहीं है, तब तक आप लोगों तक पहुंच नहीं पाते। और फिर यह बात लोगों में सही माने में लोगों के दिल के अंदर अगर घुसनी चाहिए तो उसमें आप दिल से यह बात कह रहे हो, मन से यह बात कह रहे हो। यह तभी हो सकता है जब आपकी बहुत तीव्र इच्छा है कि मुझे लोगों तक ये बात पहुंचानी है। अंदर से आप प्रामाणिक हो, प्रामाणिकता से ये बात आप रख रहे हो, तो फिर ये जो कहने लायक बात है, ठोस बात है, अभ्यास के आधार पर बनी हुई, और आप दिल से कहना चाहते हो, और जिनको कहना चाहते हो उनके प्रति आपका लगाव है, जुड़ाव है, कंसर्न है, तो फिर आपके इमोशंस के साथ ये बात लोगों तक पहुंचती है। और एक तरफ उसका बुद्धि चातुर्य, उसके लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, उस विषय का ज्ञान और आपका इमोशन, ये साथ में मिलकर जब बात पहुंचती है तो सामने के व्यक्ति के हृदय को उसका स्पर्श होता है, उसके हृदय में गहराई से वो उतरती है और उसको एक्सेप्ट करता है। सही माने में यह भाषण कंप्लीट हुआ, ये रियल कम्युनिकेशन हुआ। ये वन वे कम्युनिकेशन का रूपांतरण अभी टू वे कम्युनिकेशन में हुआ, उस तक पहुंच गई बात। ये तभी संभव है। तो मित्रों, ये बहुत महत्व की बातें मैंने आपके सामने रखी। आवाज मदद कर सकती है लेकिन कंपलसरी नहीं है। बुरी सी बुरी आवाज भी बहुत अच्छा वक्ता बनने के लिए अड़चन नहीं निर्माण करती है। स्पष्ट शब्दोच्चार, प्रोनंसिएशन क्लियर चाहिए, बहुत मदद करता है। लेकिन किसी कारणवश आपका प्रोनंसिएशन क्लियर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। शरद जोशी का उदाहरण मैंने जाहिर तरीके से आपको कह दिया है। बहुत सुंदर वक्ता थे, मैं बहुत मानता था उनको, लाखों किसान उनको मानते थे। उसमें उनके भाषण का तरीका बहुत महत्व का रोल प्ले करता था। शारीरिक पर्सनालिटी की आपको शायद थोड़ी बहुत मदद मिले लेकिन उससे कोई फर्क नहीं गिरता। उसके भी मैंने कई उदाहरण आपके सामने दिए हैं। यानी आपकी आवाज, आपके स्पष्ट शब्दोच्चार, प्रोनाउंसिएशन और आपकी शारीरिक पर्सनालिटी, ये कंपलसरी बात नहीं है। लेकिन कॉन्फिडेंस कंपलसरी बात है। आपके पास बोलने जैसा कुछ होना चाहिए, ये कंपलसरी है। उसके लिए मेहनत और अभ्यास करने की तैयारी, ये कंपलसरी है। लोगों के प्रति आपका कंसर्न, उनके प्रति लगाव, अपनापन, जुड़ाव, ये कंपलसरी है। और आप दिल से कहना चाहते हो, मन से कहना चाहते हो और सही में कहते हो, ये भी कंपलसरी है। तो फिर आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन लोगों के साथ में कर पाओगे अपने भाषण के जरिए। और ये भाषण की कला जो वन वे कम्युनिकेशन है वो फिर टू वे कम्युनिकेशन बन जाता है। मित्रों, ये मुद्दे मैंने जो आपसे कहे बहुत महत्व के मुद्दे हैं। शायद किसी किताब में आपको ये पढ़ने को नहीं मिलेंगे, पब्लिक स्पीकिंग के किसी किताब में भी पढ़ने को नहीं मिलेंगे।
इसलिए जिनको अच्छा वक्ता बनना है उनको ये बार बार सुनना पड़ेगा और वक्ता बनने की प्रोसेस में इसको बार बार अमल में लाने की कोशिश करना पड़ेगा। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।